मुहिम इनसे मिलिए इनसे जानिए प्रोग्राम के ज़ेर एहतमाम तहरीक उर्दू राजस्थान के ज़िम्मेदार हजरात से मुखातिब होंगे। आज हम सब लोग उर्दू के लिए जो पूरे राजस्थान के अंदर जिस दौर से गुज़र रही है उसकी बका और फ़रोग़ के लिए तहरीक उर्दू राजस्थान के तंज़ीम के तहत हमारे सरपरस्त काज़ी अनवार अहमद साहब की सरपरस्ती में आज मौजूद हैं यहाँ पे, और उसकी फ़िक्र को लेकर काफ़ी जद्दोजहद जो कर रहे हैं हम लोग, और आगे जो हम लोगों को अपने मकासद के ऊपर पहुँचना है उस मसलों के ऊपर एक हमने नशिस्त मुनक्किद की है। उस नशिस्त को अंजाम देने के लिए हम सब लोग यहाँ बैठे हैं। इसमें हमारे सरपरस्त काज़ी अनवार अहमद साहब, मैं ज़ाकिर हुसैन कन्वीनर, जनरल सेक्रेटरी जनाब खुर्शीद साहब, सेक्रेटरी जनाब उस्मान साहब, और हमारे जो कारकुन साहिबान हैं जनाब हैदर अली साहब, जनाब अख्तर अली साहब हिंदुस्तानी जो जोधपुर से हैं, जनाब रज़ा महमूद साहब, ये सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं और इस को अंजाम तक पहुँचाने के लिए एक मसले और मसाइलों के ऊपर एक गुफ्तगू का दौर चल रहा है। आज जिस मसले से हम दो चार हैं वो उर्दू ज़ुबान का मसला है, और ये यकीन जानिए कि उर्दू ज़ुबान सिर्फ़ ज़ुबान ही नहीं बल्कि एक तहज़ीब की तर्जुमा है। आज़ादी से पहले उर्दू की जो अहमियत थी उसको बिला तफ़रीक़ मज़हब व मिल्लत हर आदमी सीखना अपना एक फ़ख्र समझता था। यकीनन उर्दू ने तरक्की की, जैसा कि उर्दू का ख़ुद नाम है लश्करी ज़ुबान, जो हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहज़ीबी का एक खुला हुआ सबूत है। यही चीज़ है कि उर्दू ज़ुबान के अंदर हर ज़ुबान का लफ्ज़ आपको मिलेगा, चाहे वो बाहरी ज़ुबान हो, चाहे हिंदुस्तान की ज़ुबान हो, चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे दूसरी ज़ुबानें हों, हिंदी हो, सब लफ्ज़ उसके अंदर मिलेंगे। और यही उर्दू की एक ख़ासियत थी। आज़ादी के बाद उर्दू के साथ जो व्यवहार किया गया उसने उर्दू को बहुत नुकसान पहुंचाया, और यकीनन उर्दू ज़ुबान जिसने हिंदुस्तानी में जन्म लिया आहिस्ता आहिस्ता इसको नज़रअंदाज करते हुए इसको ऐसी पोजीशन के ऊपर पहुंचा दिया कि उर्दू को ज़िंदा रखने के लिए तहरीकों को शुरू करना पड़ा। ये यकीन जानिए कि यकीनन जो ज़ुबान ज़िंदा रहती है अपने बोलने वालों की रोज़ाना की ज़ुबान के साथ ज़िंदा रहती है, अपने लिटरेचर के साथ ज़िंदा रहती है, अपनी एजुकेशन के साथ ज़िंदा रहती है। आज उसमें कमी आती जा रही है। एक्चुअली आप लोगों से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। वाकई में जो राजस्थान के अंदर या ऑल इंडिया के अंदर उर्दू को लेकर जो बवाल मच रहा है, या लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि वाकई में हो क्या रहा है। हमारे जहन में ये सवाल आ रहा है जो उर्दू से वाकिफ़ नहीं है या फिर कोई दूर से उर्दू को कोई जानने वाला है, उनको भी ये पता नहीं चल रहा है कि वाकई में हो क्या रहा है। पहले तो हम ये जानना चाहते हैं आपसे प्रॉब्लम क्या हो रही है। चूँकि ये देखा गया आज़ादी के बाद के संविधान में प्रोविज़न होने के बावजूद भी अक़लियती ज़बानों को जितनी तरक्की करना चाहिए थी इतनी तरक्की वो नहीं कर सकी, और दूसरी ज़बानों से ख़ुसूसन हिंदी, संस्कृत या अंग्रेज़ी से वो पीछे रह गई। इन ज़बानों के पीछे रहने का मतलब ये था कि जो तहज़ीब है हमारी, वो जो विविधता में एकता वाली जो बात है, जो गंगा जमनी तहज़ीब है, जो सांस्कृतिक विभिन्नता है, वो कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न हो सकती थी, जो भारत के समाज का, भारतीय संविधान का मूल एक तत्व है, बेसिक चीज़ है। तो इसलिए भारत सरकार ने भी इस पर गौर व खोज किया, सरकारों ने भी गौर व खोज किया, और गुजराल कमेटी एक बनाई कि जो ये तय करे कि किस तरह से हमें इन ज़बानों को फैलाना है, करना है। उसी सिलसिले में राजस्थान में भी मंत्रिमंडल स्थायी समिति बैठी
और उसने इस पर निर्णय लिया और उसके आधार पर एक आदेश निकाला गया कि किस तरह से हमें इन अक़लियती ज़बानों को बढ़ावा देना है। और उस मंत्रिमंडल समिति के उस आदेश की पालना में निदेशक प्रारंभिक शिक्षा ने 13 दिसंबर 2004 को एक आदेश निकाला और उसमें एक विस्तृत निर्देश दिए कि राजस्थान में जितनी अक़लियती ज़बानें, अल्पसंख्यक भाषाएं हैं, उनकी तरक्की के लिए किस तरह का प्रोसेस स्कूलों में अपनाया जाएगा। उसमें ख़ास बात ये थी कि बच्चा जब स्कूल में एडमिशन लेगा तो उसके फार्म में इस बात का जिक्र होगा कि वो कौन सी अक़लियती ज़बान से है, वो कौन सी ज़बान वो अक़लियती पढ़ना चाहता है, उसको मीडियम के ज़रिए पढ़ना चाहता है यानी पूरी तालीम उसी में हासिल करेगा, उसी ज़बान के ज़रिए हासिल करेगा, या ख़ास ज़बान के ज़रिए पढ़ना चाहता है या तीसरी ज़बान के ज़रिए पढ़ना चाहता है। इसका जिक्र जब उसके फॉर्म में हो जाएगा तो इसी का जिक्र स्कूल में एक अग्रिम पंजीयन रजिस्टर के नाम पर एक रजिस्टर रखा जाएगा जिसमें इसका जिक्र होगा। और इस हिसाब से प्राइमरी क्लास में, एक क्लास में 10 बच्चे या एक स्कूल में अगर 40 बच्चे हो जाते हैं जो किसी ख़ास अक़लियती ज़बान को बोलने वाले हों, तो वहाँ के जो शिक्षा प्रधान है, जो हेड मास्टर है, उसकी ज़िम्मेदारी दी गई कि वो एक सेट फॉर्मेट में उस ज़बान को राइज करने के लिए, उस ज़बान को पढ़ाने की फैसिलिटी देने के लिए अपने ज़िले के ज़िला शिक्षा अधिकारी से प्रार्थना करेगा और ज़िला शिक्षा अधिकारी 3rd ग्रेड या 8वीं तक की जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए टीचर्स का अरेंज करेंगे। जहाँ तक 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं का है, 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड टीचर्स, उसमें ये प्रोविज़न है कि एक क्लास में 15 या पूरे स्कूल में 60 बच्चे होने पर टीचर्स की डिमांड की जाएगी और 2nd ग्रेड टीचर्स डिप्टी डायरेक्टर या जॉइंट डायरेक्टर के ज़रिए अवेलेबल कराया जाएगा और 1st ग्रेड टीचर स्टेट गवर्नमेंट अवेलेबल कराएगी। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है, बहुत अच्छा एक प्रोविज़न है सरकार के ज़रिए, लेकिन ज़मीन पर ये नियम लागू नहीं हो रहे। बदकिस्मती से हमारे यहाँ उर्दू मीडियम स्कूलों की अच्छी तादाद थी, धीरे धीरे कम होते होते अब वो 5 या 7 पर आकर रुक गई है। पहले जिन स्कूलों में प्राइमरी स्कूलों में जब अक़लियती ज़बान के बच्चे पढ़ते थे तो वहाँ दूसरी ज़बान के साथ साथ, दूसरे सब्जेक्ट के साथ साथ विशेष उर्दू, विशेष सिंधी, विशेष पंजाबी या गुजराती चलती थी। अब वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। यहाँ तक कि 2016 में जो स्टाफिंग पैटर्न हुआ उसकी वजह से ये ज़बानें बिल्कुल प्राइमरी स्कूलों में से और अपर प्राइमरी स्कूलों में बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पर आ गई। आपसे थोड़ा सा एक सवाल पूछना चाहूँगा मैं बीच में कि जो उर्दू के टीचर हैं, उर्दू पढ़ने वाले जो तलबा हैं, वो इस कश्मकश में है कि ये स्टाफिंग पैटर्न है क्या, इसको पूरी तरह से कोई समझ नहीं पाता। जी जी, आप इसको थोड़ा सा क्या है कि डिटेल में बताएं कि स्टाफिंग पैटर्न क्या है, इससे उर्दू को किस तरह से नुकसान हुए। स्टाफिंग पैटर्न असल में वो एक नियम है जो ये तय करता है कि किसी स्कूल में किस तरह से के टीचर रहेंगे, कितने टीचर रहेंगे, किस किस सब्जेक्ट के टीचर रहेंगे, क्या क्या उनकी क्वालिफ़िकेशन होगी, कितने पीरियड वो लेंगे, किस तरह से वो पढ़ाएंगे। तो ये जब स्टाफिंग पैटर्न किया गया तो इसमें ये रखा गया कि मिडिल क्लासों को पढ़ाने के लिए किसी भी स्कूल में 4 से ज़्यादा टीचर्स नहीं रहेंगे। यानी 6ठी से 8वीं तक में 4 टीचर्स रहेंगे, उसमें एक अंग्रेज़ी का रहेगा, एक गणित या विज्ञान में से कोई एक रहेगा, एक हिंदी या तृतीय भाषा में से रहेगा और एक सामाजिक ज्ञान में रहेगा। अब स्थिति ये हुई कि जहाँ पर विज्ञान का अध्यापक और गणित का अध्यापक दोनों थे तो वहाँ से हमें एक अध्यापक को निकालना पड़ा, या जहाँ हिंदी, संस्कृत और उर्दू के अध्यापक थे वहाँ से हमें 2 अध्यापकों को निकालना पड़ा। उसके बाद फिर स्टाफिंग पैटर्न में सरकार ने एक फार्मूला सेट किया जिसके ज़रिए बताया कि कौन सी तृतीय भाषा या हिंदी के विषय अध्यापक उस विद्यालय में रहेंगे। इसका नुकसान ये हुआ कि बड़ी संख्या में जहां उर्दू के बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे वहां अगर हिंदी या संस्कृत का टीचर आ गया तो उन बच्चों को उर्दू की तालीम से महरूम रहना पड़ा। 2016 में ये कंडीशन आ गई कि 6ठी और 7वीं तो बच्चे ने उर्दू से पढ़ी है, लेकिन 8वीं उसको संस्कृत से देना पड़ रही है। इसके मुखालिफ भी कंडीशन आई, क्योंकि जहां उर्दू का टीचर आ गया वहाँ हिंदी या संस्कृत का टीचर नहीं आ सकता। तो जिन बच्चों ने संस्कृत
छठी या सातवीं में पढ़ी है उनको 8वीं मजबूरी में उर्दू पढ़ना पड़ी, या उनके पास संस्कृत का टीचर नहीं रहा। तो ये नियम इतना ख़तरनाक है कि हमारी गंगा जमनी तहजीब के ख़िलाफ़ है, जो भारत की एकता है, समावेशी समाज है, उसके ख़िलाफ़ है। ये नियम स्कूलों को सीधे सीधे उर्दू के ही बच्चे पढ़ेंगे। आपका कहने का मतलब ये है कि इस जो 2016 का स्टॉपिंग पैटर्न का नियम है कि थर्ड लैंग्वेज का एक ही टीचर रहेगा, जी। जहाँ पर उर्दू पढ़ने वाले बच्चों की अक्सरियत होगी वहाँ उर्दू का टीचर लगेगा, जी। जहाँ संस्कृत पढ़ने वाले बच्चों की अक्सरियत होगी वहाँ संस्कृत का टीचर लगेगा। तो इस तरह से जहाँ पर संस्कृत लोग पढ़ना चाहते हैं, बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उनको भी नुकसान है, जी। और जहाँ पर उर्दू के बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जी। उनको भी नुकसान जी, है। जी, जी। तो ये अगर हम ज़मीनी धरातल पर देखें तो ये जो नियम है ये संविधान के जो उस नियम का खुला उल्लंघन है, जिसके अंदर हर बच्चे को अपनी ज़बान पढ़ने का अधिकार दिया हुआ है। जी बिल्कुल, क्या आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये इसका उल्लंघन करता है। अल्पसंख्यकों को 350A में जो उनको अधिकार दिया गया है उसका ये नियम उल्लंघन करता है, और इसी वजह से बड़ी संख्या में जो हमारे बच्चे हैं वो उनका विद्यालयों से, उनका शिक्षा से मोहभंग हो रहा है, क्योंकि वो जो विषय पढ़ना चाहते हैं वो उनको पढ़ने को नहीं मिल रहा, बदले में दूसरा विषय उनको पढ़ने को दे रहा है। जबान पढ़ना चाहता है उसको वो जबान नहीं पढ़ने दी जाकर कोई दूसरी थर्ड लैंग्वेज पढ़ने के लिए एक तरह से यूँ मानो कि मजबूर करा जा रहा है। जी। तो ये जो बच्चे को ज़बान पढ़ने से मजबूर, ये संविधान का सीधा सीधा उल्लंघन है। जी। तो इसके लिए गवर्नमेंट को बार बार कई तहरीकें, कई तंजीमें इसके लिख के देती है। कोई तहरीक राजस्थान, उर्दू राजस्थान जो कोटा से शेर काजी अनवार साहब चलाते हैं, उसके ज़ेर एहतमाम भी कई बार मुख्यमंत्री, जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा सचिव, हर जगह पर शिक्षा मंत्री, हर जगह पर लेटर दिए जाते हैं, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हो पाता, इसमें कोई संशोधन नहीं हो पाता। यहाँ तक कि जो 2019 में एक स्टॉपिंग पैटर्न में जो संशोधन हुआ तो वो भी कोई कारआमद नहीं है। तो 2019 का जो संशोधन है स्टॉपिंग पैटर्न में, उसके बारे में क्या ख्याल है, उसमें क्या संशोधन हुआ? स्टाफिंग पैटर्न में सबसे बड़ी जो समस्या थी वो तृतीय भाषा को लेकर थी, क्योंकि उसमें विशेष भाषा का तो प्रोविज़न ही नहीं था, और अल्प भाषाओं के मीडियम का कोई प्रोविज़न नहीं था। तृतीय भाषा में भी मंत्री जी ने विधानसभा में कहा, नियम भी है कि जिस भाषा के बच्चे ज़्यादा होंगे वो भाषा पढ़ाई जाएगी, लेकिन ऐसा भी देखने में आया कि कई विद्यालयों में जहाँ उर्दू के बच्चे ज़्यादा हैं वहाँ उर्दू का अध्यापक ना होकर संस्कृत पढ़ाई जा रही है। कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ 80% से ज़्यादा उर्दू पढ़ने वाले बच्चे हैं, लेकिन वहाँ उर्दू विषय स्वीकृत नहीं है। उसकी प्रशासन से भी कई बार शिकायत की, शिक्षा विभाग से भी की, मंत्रियों तक भी बात पहुँची, लेकिन समाधान हो नहीं पाता। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं कि सरकार इसमें संवेदनशील नहीं है या प्रयास नहीं कर रही। विधानसभा में हमारे उनियारा देवली के विधायक आदरणीय हरीश मीणा जी ने इस प्रश्न को उठाया था, उसके जवाब में मंत्री जी ने साफ कहा कि एक भी बच्चे को राजस्थान प्रदेश में शिक्षा विभाग में कक्षा 6 से 8 जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जाती है वहाँ पर एक तृतीय भाषा का अध्यापक होता है। अगर वहाँ पर उर्दू के बच्चे ज़्यादा होते हैं तो उर्दू का विषय होता है, संस्कृत के बच्चे ज़्यादा होते हैं तो संस्कृत का अध्यापक होता है और विषय होता है। लेकिन किसी भी स्कूल में एक भी बच्चा अगर उर्दू पढ़ना चाहता है तो उसके प्रवेश को रोका नहीं जाएगा, और राज्य सरकार इस बात के प्रयास में है और प्रस्ताव विचाराधीन है सरकार के सेक्रेटरीट में, और वो मंत्री स्तर तक आएंगे कि हम आगे से ये भी प्रावधान करने का सोच रहे हैं कि कहीं भी किसी भी तृतीय भाषा का बच्चा अगर उन्होंने ये भी कहा कि जो 2004 का नियम है कि 10 बच्चे यदि किसी विद्यालय में होते हैं तो वहाँ शिक्षा प्रदान की जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने स्टाफिंग पैटर्न के नियमों का भी हवाला दिया कि उसमें संशोधन करना है। और मुझे बड़ी खुशी है कि उसी के बेस पर, उनके उस निर्णय के बेस पर या उनके उस एफर्ट के बेस पर निदेशक महोदय ने एक आदेश भी निकाला, जिसमें 2 मार्च 2020 को, जिसमें उन्होंने सभी ज़िला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक मुख्यालय को पाबंद किया था
कि वो ये देखें कि उनके ज़िले में 2004 का नियम लागू हो रहा है या नहीं हो रहा, और अगर वो नियम लागू नहीं हुआ तो वो उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की स्थिति ये है कि राज्य के अधिकांश विद्यालयों में निदेशक महोदय का स्पष्ट आदेश होने के बावजूद, 2004 की स्पष्ट गाइडलाइन होने के बावजूद, मंत्री महोदय का विधानसभा में बयान देने के बावजूद भी आधे से ज़्यादा विद्यालयों में कहीं भी अग्रिम पंजीयन रजिस्टर नहीं है। अधिकांश विद्यालयों ने प्रस्ताव नहीं भेजे और जो ज़िला शिक्षा अधिकारी हैं उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया और पोस्ट जो उर्दू 3rd ग्रेड की पोस्ट क्रिएट की जानी थी वो पोस्ट क्रिएट नहीं की। कुछ ज़िला शिक्षा अधिकारियों ने पोस्ट क्रिएट भी की। तो उस संबंध में एक निदेशक महोदय का सितंबर में 2 आदेश आए, 2 और 5 सितंबर को, कि उनसे ये कहा गया है कि उन्होंने जो अतिरिक्त विषय की पोस्ट क्रिएट की है या विषय की मंजूरी दी उसे वापस ले लें, स्टाफिंग पैटर्न के नियमों का हवाला देके, क्योंकि स्टाफिंग पैटर्न में नियम ये कहता है कि हिंदी या तृतीय भाषा में से एक अध्यापक रहेगा, वहाँ ऑलरेडी एक अध्यापक है, दूसरे अध्यापक आ नहीं सकता। तो इस संबंध में मैं तहरीक की ओर से तमाम राजस्थान के उर्दू पढ़ने वाले बच्चे, उनके अभिभावकों, उर्दू के से जो मोहब्बत रखते हैं, उन सब की तरफ से सरकार को ये सुझाव देना चाहता हूँ कि स्टाफिंग पैटर्न में आप एक थोड़ा सा चेंज करें कि जहाँ हिंदी और तृतीय भाषा का एक अध्यापक है उसको ऐसा का ऐसे ही रहने दीजिए। यदि कोई अल्प भाषा का पद कहीं क्रिएट होता है तो वो सामाजिक ज्ञान के स्थान ले लेगा, अर्थात सामाजिक ज्ञान या अल्प भाषा का अध्यापक, दोनों में से एक अध्यापक को यदि हम विद्यालय में रखते हैं तो उससे लाभ ये होगा कि हिंदी संस्कृत के साथ साथ वहाँ उर्दू, सिंधी, गुजराती, पंजाबी भी चल जाएगी और वो जो उर्दू का अध्यापक होगा वो सामाजिक विज्ञान भी आसानी से पढ़ा लेगा। इससे राज्य सरकार पर एक पद का भी अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा, एक भी पैसे का अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा और जो ये समस्या है इस समस्या का समाधान भी हो जाएगा। तो आपने जो ये समस्या का ये समाधान बताया है तो सरकार के लिए बिल्कुल आसान तरीका है जी। अगर वो चाहें तो बिना किसी खर्चे के जी, सिर्फ 3rd लैंग्वेज का जो टीचर है वो सामाजिक पढ़ा जी। सकता है, सामाजिक का लगा दो जी। 3rd लैंग्वेज जानता है वो सामाजिक भी पढ़ा सकता है जी। तो ये पूरी मुसीबत वहीं पे ख़त्म हो जाएगी और सरकार को इस पर कोई एक्स्ट्रा खर्चा भी नहीं है, कोई पोस्ट लानी भी नहीं है। जो पुराने जो टीचर हैं जो उर्दू 3rd लैंग्वेज उर्दू के टीचर थे L2 में जो लगे हुए थे उनको जगह जगह पर L1 में लगाया गया है। जी। तो अगर गवर्नमेंट आपने जो ये सुझाव दिया अगर इसको इम्प्लीमेंट करती है तो वो जो लेवल 1 में लगा रखे हैं उर्दू के टीचर, उन टीचरों को ही यहाँ पे लाया जाए तो उन टीचर भी अपने सब्जेक्ट पे भी आ जाएंगे जी। और उर्दू के टीचर तलबा को मुहैया भी हो जाएंगे जी। इससे एक बहुत बड़ी मुसीबत, बिल्कुल बहुत बड़ी एक समस्या दूर हो जाएगी। तो लेकिन आपने मैं जो बताया ये एक बहुत ही अच्छा हाँ, लेकिन इसमें मैं एक निवेदन और करना चाहता हूँ। स्टाफिंग पैटर्न और ये सब तो बात की बात है, उससे पहली चीज़ है कि जो बच्चा विद्यालय में जा रहा है उसको पढ़ने का अवसर मिले। वो अवसर तब मिलेगा जब 2004 का नियम लागू होगा। इसीलिए निदेशक महोदय ने उसको गंभीरता से लिया है और जिला शिक्षा अधिकारियों को उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी मैं दी। आपसे थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि ये 2004 का नियम, गुजराल समिति की रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें क्या है, इनको थोड़ा वाजे करके बताएं। और ये क्या अभी तक भी लागू है या इनके बाद में इनके खिलाफ़ कोई ऐसा आदेश आया है कि 2004 की जो रिपोर्ट थी उसे खारिज कर दिया जाए, या ये अभी तक भी चालू है इम्प्लीमेंट इनका अभी तक भी है, या इन पर काम क्यों नहीं हो रहा है, इस पर थोड़ी सी संविधान की धारा, संविधान का अनुच्छेद 350A अभी तक मौजूद है। उसके बेस पर गुजराल समिति की सिफारिशें केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने स्वीकार की हैं। उसी के आधार पर मंत्रिमंडल समिति का जो एजेंडा और उसका जो निर्णय है वो आज तक मौजूद है। उसी के संबंध में निदेशक महोदय ने 2004 में विस्तृत आदेश 13/12/2004 के हिसाब से निकाला है, जो जिसमें बताया कि उनकी क्रियान्विति कैसे होगी। उसी 13/12/2004 को लागू करने के लिए, अक्षरशः लागू करने के लिए, 13/12/2004 के आदेश को अक्षरशः लागू करने के लिए निदेशक महोदय ने 2 मार्च 2020 को आदेश निकाला है। उसी आदेश को लागू करने के लिए माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने 5 मार्च को विधानसभा में बयान दिया। तो उस आदेश में कोई संकट ही नहीं है, वो आदेश वैलिड है, लागू है, सब लोग कह रहे हैं वो है। दिक्कत उसके इम्प्लीमेंट की है, मुख्य समस्या जो है वो उसके इम्प्लीमेंट की है। इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्या सरकार जिम्मेदार है या सरकार के जो इम्प्लीमेंट करने के लिए जो अधिकारी बैठे हुए हैं
वो जिम्मेदार है, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? इसकी सब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि या तो कम्युनिकेशन गैप है या फिर जो नीचे की संस्था प्रधान है उनमें उदासीनता है, और उनकी जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनका जो कंट्रोल कर रहे हैं हमारे ज़िला लेवल के, ब्लॉक लेवल के अधिकारी, उनमें उदासीनता है। तो मैं वही निवेदन कर रहा हूँ आपसे कि जो स्टाफिंग पैटर्न है वो तो बात की बात है, उसके पहले हमें ये देखना होगा कि हर विद्यालय में 2004 के प्रोविज़न लागू हों, अग्रिम पंजीयन रजिस्टर वहाँ रखा जाए, वहाँ शिकायत निवारण पंजिका रखी जाए, और वहाँ से जैसे ही 10 और 40 या 15 और 60 का रेशियो आता है वहाँ से प्रस्ताव सीधे ज़िला कार्यालयों को पर जाए और ज़िला कार्यालयों से सीधे राज्य सरकार को जाए, और ये सब टाइम बाउंड हो। इसमें कहीं भी डिले होता है तो जिम्मेदारी तय हो। और मैं राजस्थान के सभी उर्दू के तंजीमों के जो जिम्मेदार हैं, उर्दू से मोहब्बत करने वाले हैं, जितने जनप्रतिनिधि हैं, जितने उर्दू से मोहब्बत करने वाले हैं, उन सब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो मेहरबानी करके डायरेक्टर साहब पर प्रेशर बनाएं, निदेशक महोदय के साथ साथ वो मंत्री महोदय पर भी दबाव बनाएं कि वो जो आदेश उन्होंने निकाला है 2004 को लागू करने का, वो अक्षरश पालना हो रही है या नहीं हो रही उसको देखें, और जो पालना नहीं कर रहा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, तभी उर्दू के बच्चों के साथ इंसाफ हो पाएगा। सरकार ने इसके लिए प्रस्ताव का फॉर्मेट दिया हुआ है, वो फॉर्मेट अभी मार्च में भी प्रत्येक ज़िला शिक्षा अधिकारी को भेजा हुआ है। अब यदि वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं किसी न किसी की गलती है। उस गलती को पकड़ने की जिम्मेदारी उर्दू से मोहब्बत करने वाले लोगों की है। वो कलेक्टर साहब को, ज़िला शिक्षा अधिकारी को बताएं कि कहाँ गलती हो रही है, उसको दूर करने की कोशिश करें। इसके लिए अब क्या कदम उठाए जाएंगे? अब हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़िला शिक्षा अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया जाए कि 2004 का नियम लागू हो। संयुक्त निदेशक महोदय से निवेदन किया जाए कि वो इसकी मॉनिटरिंग करें। निदेशक महोदय से निवेदन किया जाए कि अब तक जो लागू नहीं हुआ उन पर कार्रवाई करें। मंत्री महोदय से निवेदन करें कि स्टाफिंग पैटर्न में सुधार जितना जल्दी हो सके वो करें, और जो भी 2004 के नियम को लागू करने में आड़े आ रहा है वो वास्तव में खाली उर्दू का दुश्मन नहीं है, बल्कि भारतीय संविधान की भावना के विपरीत काम कर रहा है। वो हमारी गंगा जमनी तहजीब का दुश्मन है। तो हमें कैसे भी करके वो ऐसे लोगों को पहचानना है जिनकी वजह से उर्दू ख़त्म हो रही है। उनके, वो चाहे संस्था प्रधान हो चाहे हमारे अधिकारी हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाना चाहिए, क्योंकि इस सब से राज्य सरकार का, शिक्षा विभाग का छवि बहुत ख़राब हो रही है, बहुत बुरी तरह से जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं उनके बीच में ख़राब जा रही है। अगर सरकार, जैसे आपने बताया कि सरकार को ये कदम उठाने चाहिए और इस तरह से काम करना चाहिए, अगर सरकार फिर भी इस कार्य के लिए अपनी जागरूकता नहीं दिखाती है तो आप तहरीक उर्दू राजस्थान से जुड़े हुए लोग इसके लिए क्या क्या काम करेंगे ताकि सरकार आपके काम कर पाए? जैसा काजी साहब ने आपको बताया, पिछली बार हमने अपनी मांगें मनवाने के लिए खामोश रैली निकाली थी। 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने कोटा में हिस्सेदारी की थी। 10 से 15 शहरों में हमने ये रैली निकाली थी। कोविड की वजह से हम एक जनसमूह को जमा नहीं करना चाहते, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि जितने मुहिब्बान उर्दू हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर आएँ, सभी तंजीमें मिलकर जो डिमांड्स है वो दें। उसके बाद फिर भी यदि सरकार हमारी बात नहीं मानती, अधिकारी यदि सही लाइन पर नहीं आते, काम ढंग से उर्दू का नहीं हो पाता, उर्दू के पद कैट नहीं हो पाते, तो हम पत्र लिखो अभियान चलाएंगे, जन जागृति अभियान चलाएंगे। बल्कि वो अभिभावक तो यहाँ तक कह रहे हैं कि यदि सरकार ने बात नहीं मानी तो हम अपने बच्चों को भी वहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। तो वो नौबत तो हमें उम्मीद है कि नहीं आएगी और राज्य सरकार ऐसी बात मान लेगी। तो आगे पूरे राजस्थान में अगले 1 महीने के अंदर सभी डीओ को ज्ञापन दिया जाएगा, विभिन्न तंजीमों की तरफ से, तहरीक की तरफ से सभी कलेक्टर साहिबान को ज्ञापन दिया जाएगा, सभी जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दिया जाएगा, और जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन किया जाएगा कि वो अपने अधिकारियों से और जो शिक्षा विभाग है और मंत्री जी हैं उनसे इस कार्य को सफल कर बनाएं। नहीं माना सरकार ने तो हम मजबूरन इस इनकलाब को लेके आएंगे। और अगर कोविड का वक्त निकल चुका होगा तो जिस तरह से 2015 के अंदर हम लोग सड़कों पर आ गए थे, पूरा राजस्थान के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर इंसान सड़कों पे आके खड़ा हो जाएगा। बहुत बहुत मेहरबानी आप लोगों की कि आप लोगों शुक्रिया ने साहब उर्दू के बारे में इतना बताया है, और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपका मैसेज जन जन तक पहुँचे, हर एक उर्दू के चाहने वाले तक पहुँचे इंशाल्लाह। हमेशा गंगा जमुना तहजीब की हामी भी रही, चाहे वो आलमी एतबार से हो या मजहबी एतबार से। हमेशा अपने मुल्क में कौमी यकजहती का जरिया बनी। उस उर्दू का वजूद आज खतरे में है।
जिसे सरकारी नीतियों में स्टफिंग पैटर्न के जरिए खत्म करने की कोशिशें चल रही है। और जिस इमारत की बुनियाद ही खत्म होने लगे तो उसका जिंदा रहना मुमकिन ही नहीं। स्टफिंग पैटर्न उर्दू के लिए कैंसर साबित हो रही है, जो धीरे धीरे फैलकर उर्दू को मौत देने के कवायद है। मगर मुझे मेरी सरकार में बैठे ओहदेदारों पर पूरा यकीन है कि स्टफिंग पैटर्न से बेहाल हुई उर्दू जबान में संशोधन करके उसे फिर से वही शक्ल व सूरत नवाजे जिसकी वो हमेशा से हकदार रही है। आखिर में एक ही गुजारिश है कि उर्दूदा होने का मैं फख्र महसूस करती हूँ, क्योंकि शैक्षिक प्रशिक्षण में हमने जो भी विषय पढ़े हैं उन विषयों को आज भी हम उर्दू विषय के साथ पढ़ाने के लिए तैयार हैं। मगर मैं बड़े अफसोस के साथ कह सकती हूँ कि कोई भी दूसरा विषय अध्यापक उर्दू जबान को नहीं पढ़ा सकता। जो काम हम कर सकते हैं वो दूसरा अध्यापक नहीं कर सकता। मेरे सरकार के नुमाइंदों से गुजारिश है कि उर्दू को बचा लीजिए। सरकार के जो अफसरान है उनकी संकीर्ण मानसिकता के चलते ये हैरेस हो रहा है। अक़लियती ज़बान के तलबा को उनका जो हमारा हिंदुस्तान का आइन के जो आर्टिकल से 350A और राइट टू एजुकेशन एक्ट की धारा 29 की अकॉर्डिंग बुनियादी तौर पे बच्चे का कानूनी अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है उसका, लेकिन इनको दरकिनार करके सरकार के अधिकारी है वो बिल्कुल से इस साल उर्दू की किताबें देना बंद कर दिया है, उर्दू के मुदरिस की तकरीरी नहीं कर रहे हैं, उर्दू के पदों को ख़त्म कर दिया है, उर्दू के टीचर्स को जनरल पे लगा दिया गया है। और राजस्थान के अंदर सरकार जो कांग्रेस की सरकार है वही भारतीय जनता पार्टी के ढर्रे पे चल रही है। देयर आर नो डिफरेंसेस बिटवीन कांग्रेस एंड बीजेपी। राजस्थान के वजीर आला भी इसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग रहा है कि आखिर मुख्यमंत्री के जब संज्ञान में मामला आ गया है उसके बावजूद इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। जब तक स्टाफिंग पैटर्न में बदलाव नहीं किया जाएगा तब तक उर्दू का भला नहीं होगा। इसके लिए हम सरकार से एक ही बात कहते हैं कि आप सामाजिक का जो पद है उस पद को उर्दू में या अल्प भाषा में कन्वर्ट कर दीजिए। जहाँ पे अल्प भाषा के बच्चे हैं वहाँ पे सामाजिक का पद उर्दू का हो। हमारे साथी हैं खुर्शीद साहब, उनकी भी यही राय है। और हमारे जो साथी हैं, मैं रकमा से जुड़ा हुआ हूँ, उर्दू तहरीक से जुड़ा हुआ हूँ, तो हमारे जो साथी हैं सबकी एक ही राय है कि सामाजिक का जो पद है उसको उर्दू में कन्वर्ट कर दिया जाए। हम सब मिल कर के अल्प भाषाओं के सुरक्षण का काम करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350A को यथावत लागू करवाएंगे। सभी डाइट में एक एक उर्दू का लेक्चरर करवाएंगे। जो अल्प भाषा उर्दू BSTC है उसको हम चालू करवाएंगे। हमारा उर्दू का जो नया डायरेक्टर ऑफिस है वो खुलवाने के लिए हम प्रयास करेंगे। और जो केंद्र सरकार ने अल्प भाषा का दिल्ली जो कार्यालय है वहाँ पे उस विभाग को तोड़ने के जो प्रयास किए हैं उनके खिलाफ भी हम काम करेंगे। स्टाफिंग पैटर्न ने भी जिस कद्र ज़बान के जो टीचर्स थे उन पोस्ट को, 3rd ग्रेड पोस्ट को जिस हद तक नुकसान पहुंचाया है वो हमारी परेशानी का बाइस है। हम उन चीज़ों में चाहते हैं कि बदलाव आए, लेकिन अब इन सीटों को दोबारा से क्रिएट करवाने के लिए हमें काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। और इसके लिए हम जिस हद तक कोशा हैं, हम ये चाहते हैं कि हर एक ज़िले में कुछ ज़िम्मेदारान अपने ज़िले के तमाम जितने भी स्कूल हैं उन स्कूल से बच्चों का नामांकन निकलवाएं। उन स्कूलों की जो SDMC मेंबर्स हैं उनसे हम राब्ता कायम करें और स्कूलों से प्रस्ताव बनवाकर आगे भेजें। और इसमें जो हमारे क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं उनका भी दखल हो सकता है। हम उनके ज़रिए भी अपने जो मकासद हैं उनको पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं। गवर्नमेंट को लेकर जो मैं बात कहना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट को सिर्फ इतना चाहिए कि ज़बान चाहे कोई तासुब ना रखा जाए, हर ज़बान को ज़बान की हैसियत से ही पढ़ा जाए। बहुत सी ज़बानें सिर्फ ज़बान ना होकर तहज़ीब होती हैं और मुझे फ़ख्र है कि उर्दू ज़बान सिर्फ ज़बान नहीं है, एक तहज़ीब है। हिंदुस्तानी तहज़ीब ख़ास तौर से इसमें झलकती है। इसलिए अगर हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि हमारा माशरा और हमारी तहज़ीब की अक्कासी कहीं नज़र आए
तो उसे उर्दू को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ देने की कोशिश करना चाहिए। कोई तासुब ना करें। मैं इतना जानती हूँ कि किसे तहज़ीब कहते हैं वो ख़ुद ही जान जाएंगे। तुम अपने अपने बच्चों को फ़कत उर्दू सिखा देना। लफ्ज़ कागज़ पर सजाएंगे सजाने वाले, लफ्ज़ कागज़ पर सजाएंगे सजाने वाले, सोचना भी छोड़ दे उर्दू को मिटाने वाले। उर्दू ज़िंदा है और ज़िंदा रहेगी हमेशा, जब तक के ज़िंदा उर्दू को चाहने वाले। कर उनका खैर मकदम आती है आने या तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह